नमस्कार। आज 25 जून है और आज से करीब करीब 50 साल पहले यानी 25 जून 1975 को भारतीय इतिहास की वह घटना घटित हुई जिसने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया। आज ही के दिन भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई 1975। आज उसके पूरे 50 साल हो गए। हमारे संविधान के अनुसार अनुच्छेद यानी आर्टिकल 352 आपातकाल यानी इमरजेंसी के क्लॉज को लिए हुए। यहाँ पर आज आप यह बात भी जानें कि यह जो आपातकाल है यह युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। लेकिन यह जो तीसरा वाला शब्द है सशस्त्र विद्रोह, यह पहले नहीं था। यह 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। इस तीसरा, पहला तो था युद्ध और आक्रमण, लेकिन सशस्त्र विद्रोह की जगह पर केवल आंतरिक अशांति थी, जिसको मैंने कहा कि 44वें संविधान संशोधन के बाद इसको बदल करके एक नया रूप दिया गया। क्या क्या और बदला गया मैं बताऊंगा आगे चल। लेकिन तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए इसको यानी कि भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखें कि उन दिनों जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती थी उसके लिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं था कि कैबिनेट लिखित रूप में राष्ट्रपति को दे और फिर राष्ट्रपति उस हिसाब से काम करे। ऐसा पहले नहीं था। यह भी 44वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। 44वां संविधान संशोधन के बाद ही अब राष्ट्रपति ऐसे निर्णयों को कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही कर सकता है। तो यानी उस समय जो आपातकाल की घोषणा हुई वो सिंपल माना जाता है कि इंदिरा गांधी के कहने पर, शायद फखरुद्दीन अली अहमद जैसे उस समय के जितने भी अखबार हैं, यदि आप उनको देखेंगे तो पता चलेगा शायद उनको भी नहीं पता था, अचंभे में थे वो भी, और केवल जाकर उनसे हस्ताक्षर करवा लिया गया। उस समय के अखबारों को यदि आप टटोलेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जिस समय सिग्नेचर करवाया गया उसके बाद शायद ही किसी कैबिनेट मिनिस्टर को यह पता था कि आपातकाल होने वाला है। हाँ, जब उसके बाद अगले दिन ऑल इंडिया रेडियो पर श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जब इसकी घोषणा की, तब उस समय तक धीरे धीरे सबको पता चल चुका था। आखिर इस बात को इतना याद क्यों किया जाता है, उस घटना को, यह सोचने की बात, क्योंकि कहीं न कहीं भारतीय डेमोक्रेसी पर, भारतीय लोकतंत्र पर वह घटना आज भी एक ब्लैक स्पॉट के रूप में देखा जाता है। मैं यहां पर इस बात को जरूर कहूंगा कि विश्व की जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उसमें भारत किसी से कम नहीं है, बढ़ चढ़ करके आगे है। भारत में लोकतंत्र के मूल्य, उसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। लेकिन यह घटना ने बहुत चीजों को शर्मसार किया। आपको पता होगा कि 25 जून को जिस दिन आपातकाल की घोषणा हुई, उस दिन जितने भी दिल्ली के न्यूज़पेपर्स, बेसिकली वैसे तो पूरा दिल्ली की बिजली काट दी गई थी, लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह सबकी बिजली काट दी गई, क्योंकि उस समय नेट वगैरह तो था नहीं, अखबार वगैरह चलता था, तो सबकी बिजली 2 दिनों तक, आपको पता होना चाहिए, 2 दिनों तक बिजली कटी रही। किसी प्रकार का कुछ वो काम न कर पाए। प्रयास किया गया, जनसेट होगा, कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया होगा, लेकिन 2 दिनों तक बिजली गुल रही।
आपातकाल के बाद बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए गए, न्यूज़पेपर्स पर, स्वतंत्र पत्रकारिता पर सेंसरशिप लगाया गया। सेंसरशिप का मतलब होता है कि यदि आप कोई चीज़ अखबार में छाप रहे हैं जो हमें लगता है कि वो हमारे जानने योग्य है, तो पहले हमको बता दीजिए, फिर आप छापिए, बिना मुझसे पूछे नहीं तो आपकी पूरी की पूरी अखबार को और आपका ऑफिस को जब्त कर लिया जाएगा। कानून बड़े कड़े। स्वतंत्र पत्रकारिता को छोड़ दीजिए, जितने भी विरोधी दल के नेता थे लगभग सभी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का हवाला क्यों दिया, क्या कारण था, और उस आंतरिक अशांति के हवाला दे करके इमरजेंसी जैसा कृत्य क्यों किया, क्योंकि आगे चलकर जवाब उन्हीं को देना था। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात जो समझ में आती है वह है, जो तत्कालीन कारण के रूप में नजर आता है, तो मैं उस पर बाद में आऊंगा, जो इमीडिएट कॉज जिसने उसको इनिशिएट किया। कहीं ना कहीं आप देखेंगे 70 के बाद से, आपको पता होगा कि 1970 में जब इलेक्शन हुआ तो गरीबी हटाओ के नारे के साथ इलेक्शन हुआ और एक भारी मैंडेट के साथ श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वह सत्ता में आई। और लेकिन हुआ ऐसा कि 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई, जिसके कारण बांग्लादेश बना। तो भारत में गरीबी, मुद्रास्फीति, जिसको आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई कह सकते हैं, बेरोजगारी, ये सब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और विरोधी पार्टियां जो थी वह इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रही। इसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है जयप्रकाश नारायण का, जिसको जेपी भी कहा जाता है। उन्होंने पटना के गांधी मैदान से नौजवानों और किसानों और वकीलों आदि की सहायता से एक बहुत बड़ा रैली किया, जिसको, और वहां से उन्होंने जो एक नारा दिया वह था संपूर्ण क्रांति। जनता आ रही है नारा दिया गया, और सरकार कहीं ना कहीं परेशान होने लगी थी, क्योंकि केवल एक जगह से, बिहार से यदि ये हो रहा हो तो ऐसा नहीं था। इसके बाद एक मेगा रैली दिल्ली में भी हुई और धीरे धीरे इसका प्रभाव बहुत बढ़ता जा रहा था। उसके साथ साथ केवल और ये नहीं था, कई और पार्टियां भी थी। उसमें से कुछ लोग जैसे मान लेते हैं आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और समाजवादी बहुत सारे लीडर्स और भी थे। वो भी बहुत दिनों से लगातार विरोध करते जा रहे हैं। विरोध कई चीजों पर हो रहा था। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और महंगाई तो वही हुआ, गरीबी, ये अपनी जगह पर है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन के जो अधिकार है उस पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है, उस पर अपना प्रभाव डाला जा रहा है। खासकर कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता होगा कि 24वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया जस्ट कुछ दिन बाद, और यह घटना है 1970 के इलेक्शन के बाद। जब 24वां संविधान संशोधन आया तो इस संशोधन में यह बात स्पष्ट कर दिया गया, 1971 नवंबर में यह लागू हुआ था संशोधन, कि सरकार चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और इससे मौलिक अधिकार इतर नहीं है, यानी मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। चलिए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा डर, भय मन में लग रहा था कि सरकार अब स्वतंत्रता को दबा रही है, जो अधिकार, मौलिक अधिकार है, सरकार उसको भी दबा रही है। फिर कुछ दिनों के बाद 25वां संविधान संशोधन आ गया। 25वें संविधान संशोधन ने यह एक तरह से जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स यानी डीपीएसपी, खासकर डीपीएसपी का
जो अनुच्छेद 39B और 39C था, उसको सुपीरियर कर दिया फंडामेंटल राइट्स। तो धीरे धीरे लग रहा था लोगों को कि यह सरकार जो है वह मौलिक अधिकारों का एकदम हनन करने पर लगी हुई। यहां पर यह बात भी आज आप जान लें कि ऐसा नहीं था कि न्यायालय जो है वो मूक दर्शक बनकर बैठी हुई, लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था अभी तक पूर्ण रूप नहीं खुली थी। अभी तक कॉलेजियम व्यवस्था नहीं आई। सरकार जिसको चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकती थी। लेकिन उसी दौर में 1973 में एक बहुत बड़ा जजमेंट भी आया, केशवानंदन भारती केस। शायद आप लोग सब कुछ जानते भी होंगे। केशवानंदन भारती केस ने जो 24वां संविधान संशोधन था और जो 25वां संविधान संशोधन था, 24वां जिसमें किसी में भी संशोधन कर सकते हैं मौलिक अधिकार तक, और 25वां जिसमें डीपीएसपी को सुपीरियर कर दिया गया, खासकर 39B और C को ओवर फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, उन दोनों को बरकरार रखा। वहां पर उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी कह दी, यानी पहली बार एक ऐसी बात जो शायद सरकार ने सोचा नहीं, और वह यह था कि सरकार किसी भी चीज में मैं यहां पार्लियामेंट कह दूं, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है वह खराब नहीं होना चाहिए। यानी जिस चीज को सोच करके संविधान बनाया गया, मूल ढांचे का मतलब लोकतंत्र हुआ, धर्मनिरपेक्षता हुई, और जो भी आप समझ सकते हैं समय समय काल पर मूल ढांचे को परिभाषित किया जाता रहा है। तो यहां पर जरूर न्यायालय ने एक बैरियर दिया कि बहुत हो चुका, अब थोड़ा सा आप रुके। लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी एक बहुत ही तगड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आई थी, तो प्रभाव पड़ता है कभी कभी। और इसी बीच एक और घटना हुई। घटना यह है कि 1970 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक केस दायर किया गया 1971 में कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में सरकारी मिशनरीज का गलत प्रयोग किया है। और यह सिद्ध हो गया कि हां उन्होंने प्रयोग किया है। हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1975 में 1975 में 1975 में ही डिसीजन आता है कि हाँ, और उन्होंने कहा कि अब आपके प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट को बर्खास्त किया जाता है, उन्हें 6 साल तक अब चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। और ये बात भी आप ध्यान रखें कि अब केवल 6 महीने ही बचे थे अगले चुनाव में। इंदिरा गांधी ने इस डिसीजन को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, 24 जून की बात है जब डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, तो 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को बरकरार रखा इलाहाबाद हाई कोर्ट को। लेकिन यह बात भी कहा है, जो मेरे पास में कंसीडर है, मैं उस पर जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक आप प्रधानमंत्री बने रहे। यहां पर यह बात कही गई। अब इंदिरा गांधी को यह बात लग गया कि शायद चुनाव से पहले ही उनकी सदस्यता भी जाएगी और 6 साल तक उन्हें चुनाव लड़ने भी नहीं दिया जाएगा। और इसी परिस्थिति में 25 जून को उन्होंने एट लास्ट आंतरिक अशांति, जो तीसरा क्लॉज है 352 का, जो अब हो चुका है 44वां संविधान संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह, उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। यहां पर यह भी ध्यान रखें कि उन दिनों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद, चाहे वह किसी भी आधार पर हो, युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो सकते थे, जो 44वें संविधान संशोधन के बाद सीमित किए गए। 44वें संविधान संशोधन के बाद यदि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर बहुत सारे मौलिक अधिकार को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं,
यहाँ पर कुछ क्लॉजेज में अंतर है, लेकिन उससे पहले ऐसा था कि सब समाप्त किए जा सकते थे। यहाँ पर 20 और 21 भी समाप्त हो सकते थे। अब आप समझ सकते हैं, यानी कि जीवन की स्वतंत्रता, जिसको 44वां संविधान संशोधन के बाद कहा गया कि जब राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होगा। ये तो 44वें के साथ हुआ। अब यहां पर एक बात और भी आई है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे नेताओं को जेल। इसके लिए दो तरीकों का इस्तेमाल किया गया। एक तो एक एक्ट लाया गया मीसा, और मीसा के अंतर्गत बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया, चाहे वह आडवाणी हो, वाजपेयी हो, शिबू सोरेन हो, या बहुत सारे लोग। और जो बच गए उनको दूसरे 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ था तो एक रक्षा अधिनियम लाया गया था, रक्षा सुरक्षा अधिनियम। उसको दोबारा से इंप्लीमेंट कर दिया गया। और इन दोनों में एक बात की जो सिमिलैरिटी थी मीसा और रक्षा वाले में, युद्ध के समय लाया गया था 1962 में, कि इसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल में डाला जा सकता है बिना किसी सुनवाई के। अब आप सोच सकते हैं। और इसका भरपूर प्रयोग किया गया इन दोनों का, और इसके बाद कई सारे नेताओं को जेल हुई। यहां पर एक और भी बात है जो आपको आज सोचना चाहिए, वो यह है कि बहुत गर्व से हम लोग एक बात कहते हैं कि संविधान संशोधन 1942 को शायद भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो 1976 में आया था। आपको यह पता होना चाहिए, यह संशोधन इमरजेंसी के दौरान हुआ। यह कितना लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ, अब आप इसको समझ सकते हैं। कितनी बहस हुई होगी, सभी तो लोग जेल में थे। हाँ, सरकार पूर्ण बहुमत में था, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप जरूर पढ़ें, आप हर जगह अवेलेबल है 42 नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। लेकिन यह भी बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसको संशोधन जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इतना बहुत भारी भरकम, कई सारे क्लॉज को बदला गया, कई नई चीजों को लेकर आया गया, बहुत सारे चीजों को स्टेट लिस्ट से हटा करके, है ना, यूनियन लिस्ट में डाला गया, या संवर्ती सूची जिसको आप कंकरेंट लिस्ट कहते हैं उसमें डाला गया, खासकर शिक्षा 1 वगैरह को। इससे फेडरलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ। तो इतना बड़ा संशोधन जो हुआ भारत के संविधान में, वह भी इमरजेंसी का ही दौरान में हुआ। यहां पर एक बात आप और भी जाने, वो यह है कि जो आपातकाल था उसकी जब समाप्ति हुई, लगभग 21 महीने का यह आपातकाल चला, और 1971 में जाकर के 77 में यह समाप्त हुआ 21 महीनों के बाद। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी और संजय गांधी, जो उस समय राजनीति में बहुत सक्रिय थे, और माना जाता है कि संजय गांधी जो हैं वह आगे बढ़ करके बहुत सारे डिसीजन स्वयं लेते थे, वो दोनों अपनी सीट बचा नहीं पाए और वह हार गए। कांग्रेस को जो इससे पहले का इलेक्शन हुआ उसमें 352 एग्जैक्ट फिगर मैं आज बता देता हूं, वह था, वह घट करके 159 हो गया। यानी कांग्रेस 149 सीट पर सिमट गई। बिहार और उत्तर प्रदेश की सारी सीटें कांग्रेस हार गई। 159 में से 92 सीट में से जो बचाने वाली सीट थी वह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। 159 में से 92 सीटें केवल वहां से आई।
जब आपातकाल समाप्त हुआ, चुनाव हुआ, तो आप समझे। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, एक मिलीजुली गठबंधन की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जैसे नेता उस समय जनसंघ के मेंबर थे और जनसंघ पार्टी का विलय कर दिया गया था जनता पार्टी में इस इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के बाद कुछ ही दिनों के बाद सरकार गिर जाती है 79 में, और 80 में जब नया इलेक्शन होने वाला था, उससे पहले ही जनसंघ ने अपना नाम बदलकर बीजेपी कर लिया, इस बात को भी जाने। और बीजेपी करके जो दल ने पहली बार चुनाव लड़ा, वो केवल 2 सीटों को ही प्राप्त कर पाए, और आज आप जानते हैं तीसरा कार्यकाल चल रहा है। आज आपने इस बात को समझा कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या चीजें हुई। यहां पर आप जरूर पढ़ें 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी की सरकार के मुखिया थे और प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लाया। यहां पर जो लू फॉल्स देखा गया, इमरजेंसी जैसे कैसे लाया गया, उस सबको बहुत सही किया गया। प्रयास यह था, जैसा कि मैंने कहा आपसे पहले ही, कि पहले बिना कैबिनेट के मंजूरी के, लिखित मंजूरी के राष्ट्रपति घोषणा कर सकता था, यानी प्रधानमंत्री कह दे घोषणा कर दे। तो इन सब चीजों को दूर किया गया। यह भी लाया गया क्लॉज कि अब जो भी आपातकाल आएगा उसे 1 महीना के अंदर संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी, और एक बार में सिर्फ 6 महीने तक ये चल सकता है। ये सब चीजें फिर 44वें संविधान संशोधन के बाद किया गया। इसमें यह भी कहा गया कि यदि 10% लोकसभा के मेंबर चाहें तो एक प्रस्ताव ला सकते हैं कि आपातकाल को वापस लिया जाए। पास करना न करना यह तो लोकसभा का काम। यहां पर यह भी ध्यान रखें, जो 44वें संविधान संशोधन के तहत यह बात कही गई कि 1 महीने के अंदर आपातकाल को है ना की घोषणा को पारित करवाना पड़ेगा लोकसभा से, इसमें विशेष बहुमत की बात की। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें, इसमें यह भी कहा गया कि जो 20 और 21 अनुच्छेद है वह किसी भी स्तर में, चाहे वह युद्ध के कारण हो, चाहे वह आक्रमण के कारण हो, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो, किसी भी आधार पर यह समाप्त नहीं हो। यहां पर उन्होंने सशस्त्र विद्रोह के लिए भी एक क्लॉज लाया कि इसमें सारे मौलिक अधिकार, कम से कम 19 नंबर जो आर्टिकल है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वह समाप्त नहीं हो। केवल और केवल याद रखें इस बात को कि अब केवल युद्ध और बाहरी आक्रमण में ही जो मौलिक अधिकार का, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, केवल समाप्त हो सकता है। लेकिन जिस दौर में लाया गया था उसमें सभी अधिकार समाप्त लगभग हो चुके। सामाजिक रूप से भी देखा जाए तो इमरजेंसी के दौरान सरकार ने कुछ ऐसी चीजें की जिसको सीधा समाज और धर्म में हस्तक्षेप भी माना गया। वह था जबरदस्ती पुरुषों का नसबंदी करना। इस पर कई आंदोलन हुए, कई प्रकार के विद्रोह हुए, मुस्लिम संगठनों ने भी विद्रोह किया। यहां पर आप यह भी ध्यान रखें कि इमरजेंसी के दौरान आरएसएस को प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। चलिए, आप फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपने बहुत कुछ सुना। नमस्कार।